हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है पीकेजीएस एकेडमी में। साथियों, एईडीओ जो बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम है वो उसमें कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एक क्वेश्चन के साथ में एक कंसेप्ट का डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। और इसमें आप लोगों को अगर 50 क्वेश्चन हम कराएंगे तो 50 क्वेश्चन से आपको कम से कम 60 कंसेप्ट यहाँ से आप सीख कर जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ से आपका रिजॉल्व हो जाए एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक क्वेश्चन जो आपको पढ़ना होगा, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। तो ये बीपीएससी के हर एक एग्जाम, जैसे अलग अलग तरह का एग्जाम होता है, उसमें आपको मिला हुआ है ये सारा क्वेश्चन है। तो पहला है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का हम देखते हैं। तो इसमें देखिएगा इंसुलिन के बारे में बात कर रहा है। तो इंसुलिन सबसे पहले सीक्रेट कौन करता है ये तो आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंसुलिन किस टाइप का प्रोटीन है उसको भी पता, प्रोटीन है कि और क्या कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा टाइप का है, तो उसके बारे में ही आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कह रहा है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका बात कर रहा है, इंसुलिन का। ठीक है, किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है, कौन सा जो है उसका न्यूट्रिएंट है जिसका मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करता है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें, पोषण का बात करें, तो न्यूट्रिएंट कितने तरह के होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग पढ़ते हैं फैट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या, प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में, इसके साथ साथ और मिनरल्स एंड मिनरल के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वो भी क्या आ जाता है, इसी में आ जाता है। तो ये सारा चीज हमको न्यूट्रिएंट्स में पढ़ना है, न्यूट्रिएंट्स है। अब यहाँ से पूछा है कि कौन सा मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, तो वसा को करता है, कि प्रोटीन को करता है, या कार्बोहाइड्रेट को करता है, या न्यूक्लिक अम्ल को करता है। और लास्ट का ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको आंसर यहाँ से क्या पता चलेगा, तो ये किसको नियंत्रित करता है, तो ये याद रखिएगा, ये नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्यों नियंत्रित कर, कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर ग्लूकोज, शुगर का मात्रा जो होगा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है, जब शुगर का मात्रा ज्यादा होता है तो उसको पचाने का काम कौन करता है, वो करता है इंसुलिन। क्लियर है, तो इतना याद रखिए। और शुगर क्या है, शुगर या ग्लूकोज का अगर हम बात करें तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यकृत और एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। यहाँ पे बात कर रहा है यकृत में और उसके साथ साथ मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किसके माध्यम से, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में। अब आपको ये बताना हुआ है कि किस रूप में यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो होता है वो स्टोर होता है। तो अगर हम बात करें तो स्टोर होने का ऊर्जा, तो स्टोर होने का ऊर्जा क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ग्लाइकोजन का प्रोटीन के रूप में नहीं स्टोर होता है। स्टोर होने की बात करेगा तो स्टोर होने का एक चीज याद रखेगा, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। और प्लांट्स में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका बात कर रहा है, तो एनिमल सेल का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, एनिमल सेल का बात कर रहा है। किसका, एनिमल सेल यानी जंतु में बात कर रहा है। अगर यहाँ पे पौधे का बात कर देता है तो पौधे में क्या होता है, स्टार्च होता है। किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट है, उसके साथ साथ दूसरा भी कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। आपको एक से अधिक क्वेश्चन कीजिएगा तो उससे क्या होगा ना कि आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। और जो हर एक टाइप का आप क्वेश्चन करके जाइएगा तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसको रिलेट करने में आपको बहुत ही आसानी होगा, सुविधा होगा, क्योंकि बीपीएससी अपने पैटर्न से बाहर नहीं जाता है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं आंत ज्वर में बात करें। आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत ज्वर जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, आंत का मतलब आंत अभी इंटेस्टाइन का सीधी बात है। तो इंटेस्टाइन कौन सा किसको प्रभावित करेगा? तो इंटेस्टाइन जो होगा वो आंत को ही प्रभावित करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य कौन से अंग को प्रभावित होता है और विषाक्त द्वारा सामान्यतः? अब किसको विषाक्त द्वारा प्रभावित करता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में ये क्या करेगा, विषाक्त करने का काम करेगा। तो हृदय को करेगा तो नहीं। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो जनरली कवक से रिलीज होता है, जो कवक होते हैं कुछ कवक उनसे रिलीज होता है। तो हृदय को प्रभावित करता है तो नहीं, ब्रिक को प्रभावित करता है, किडनी को तो नहीं, फेफड़ा लंग्स को प्रभावित करता है तो नहीं, किसका भाग को प्रभावित करता है तो लीवर को प्रभावित करता है। किसका प्रभावित करता है? लीवर। लीवर इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि लीवर से आपको याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है? डाइजेस्टिव सिस्टम से। किससे रिलेटेड है? डाइजेस्टिव सिस्टम से, यानी पाचन तंत्र से रिलेटेड है। तो पाचन तंत्र यानी जो भी पाचन का क्रिया होती है, जो पाचन की क्रिया होता है वह कहाँ होता है? यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम का बात कर रहा है, कौन सा एंजाइम का बात कर रहा है? लाइपेज। लाइपेज का स्रोत है, कौन सा स्रोत है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला कह रहा है गुर्दा, ठीक है, दूसरा बात कर रहा है यकृत, और तीसरा अग्नाशय, और चौथा क्या है? हृदय। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि एंजाइम लाइपेज जो होता है वो किसका स्रोत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो चीज आपको देखना होगा कि सबसे पहले लाइपेज रिलीज कहाँ से होता है, एंजाइम जो होता है वो रिलीज कहाँ से होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो कहाँ से रिलीज होगा, उसके साथ साथ और क्या देखिएगा, तो ये देखना है आपको कि इसके अलावा लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है। तो ये रिलीज कहाँ से होगा, ये देखिए एंजाइम लाइपेज का बात कर रहा है। तो लाइपेज रिलीज कहाँ से होता है? तो वो होता है अग्नाशय से। कहाँ रिलीज होता है? अग्नाशय से। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि लाइपेज एंजाइम जो है वो किसका स्रोत है? तो अग्नाशय का स्रोत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, क्वेश्चन वन लाइनर भी हो सकता है और मल्टीपल कंसेप्ट भी हो सकते हैं। एक साथ में बहुत सारा कंसेप्ट को ऐड ऑन करके भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में पाचन के साथ मिलता है, ठीक है, यानी मुंह में भोजन के साथ मिलता है, ठीक है, यानी जो भोजन के साथ मिलता है वो कौन सा एंजाइम होता है। तो आपको पता होता है कि लार ग्रंथि जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, और पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, लार ग्रंथि जो जिसको हम एक तरह से और नाम से जानते हैं सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड जो होता है वो लार सेक्रेट करता है, सलाइवा सेक्रेट करता है, और वो सलाइवा क्या होता है, मिक्स होके हमारे खाने में के साथ में जब हम चबाते हैं, भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं, तो वो कहाँ जाता है? पेट में जाता है, यानी स्टमक में जाता है, ओइसोफेगस के थ्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि पेप्सिन, तो पेप्सिन का एक चीज याद रखिएगा, पेप्सिन जो होता है स्टोमक में रिलीज होता है। कहाँ रिलीज होता है? स्टोमक में रिलीज होता है। और ऑक्सीडेंस तो इसमें आएगा नहीं, तो ये नहीं होगा। एमाइलेज जो होता है ये क्या होता है? हमारे मुख से यानी सलाइवा में एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि सलाइवा में क्या पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। अब यहां से बात कर दिया है पेट में कौन सा स्रावित होता है, अमाशय का बात किया है कि अमाशय में कौन सा स्रावित होता है। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा कि अम्ल पेट में स्रावित होने वाले, तो पेट में स्रावित होने वाले कौन है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ है? तो ये है। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं सीक्रेट होता है, नाइट्रिक अम्ल नहीं सीक्रेट होता है, और फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है वो सीक्रेट नहीं होता है हमारे पेट में। सब पेट में सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कुछ क्वेश्चन जो होता है वो आसान भी होता है, बहुत क्वेश्चन थोड़ा टफ भी होता है, तो आपको उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि जो कड़वाहट है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट, आपको कोई चीज खाते हैं तो आपको कड़वा लगता है, कड़वा लगता है तो उसके लिए कौन सा सेंसिटिव जोन बताया जाता है, उसके बारे में आपको पता है। देखिएगा, हमारे जीभ पे ना अलग अलग तरह के टेस्ट बर्ड होते हैं। जो कुछ जो होता है वो तीखा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ हमको मीठा है, जब मीठा वहां तक पड़ेगा तो हमको ये सेंस होगा कि ये मीठा है कि खट्टा है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको ये चीज पता होगा कि कौन सा कड़वा लग रहा है और कौन सा मीठा लग रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, कड़वाहट के लिए अगर हम बात करें तो जीभ का जो पार्ट होता है, सॉरी, जीभ का जो पार्ट होता है तो उसका पिछला भाग जो होता है ना, ये वाला पिछला भाग जो होता है, ये कड़वाहट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यानी कड़वाहट के लिए कौन सा पीछे का भाग रिस्पॉन्सिबल होता है, मध्य भाग और किनारा जो होता है वो कड़वाहट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लगभग लगभग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइंस कम भी पढ़े हुए हैं तो आपको उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा रिवीजन के साथ में आसानी से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है कि वैसी ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी हो, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड भी हो और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो। कौन सा बात कर रहा है, इंडोक्राइन का भी बात कर रहा है और एक्सोक्राइन का भी बात कर रहा है। याद रखिएगा, एक ही ग्लैंड होता है जो एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। तो याद आपको पता होना चाहिए कि एक ही ग्लैंड है जिसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का मतलब जिसमें हार्मोन भी सीक्रेट हो और उसके साथ साथ एंजाइम भी सीक्रेट हो, ठीक है। यानी एंजाइम भी वहां से निकलता है और उसके साथ साथ हार्मोन भी सीक्रेट होता है। तो उसके लिए एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। क्या बोलेंगे, अग्नाशय साथियों, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, अग्नाशय जो होता है वो हमारे शरीर में मिक्स ग्लैंड के काम करता है, ठीक है। ये दोनों सीक्रेट करेगा, एंजाइम, और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो एंजाइम को सीक्रेट करता है, यानी एंजाइम बनाने का काम जो करेगा वो किसके द्वारा होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के, एक्सोक्राइन पार्ट के द्वारा होता है। और इंडोक्राइन पार्ट के द्वारा क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यानी हमारे शरीर में जो हार्मोन, ये ग्रंथि है कौन सा, अग्नाशय जो होता है, उसके अंतःस्रावी पार्ट जो होता है वो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, हार्मोन बना स्राव करता है। और एक्सोक्राइन पार्ट जो बाह्य स्रावी जो पार्ट है वो क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, यकृत से पित्त प्राप्त करता है। तो आपको बताए हुए थे साथियों कि जब भी आहार नाल का अगर हम बात करें तो आहार नाल में एक चीज याद रखिएगा कि जब हम माउस से खाते हैं तो यहाँ पे क्या सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड है और ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है। सलाइवा रिलीज करेगा तो यहाँ पे भोजन में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद ये जाएगा कहाँ पे, ओइसोफेगस के थ्रू, कहाँ पे, स्टोमक में। कहाँ जाएगा, स्टोमक में। कहाँ पे जाएगा साथियों, स्टोमक में। और स्टोमक से फिर पहुंचेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो पहुंच जाता है रेक्टम, सीकम, क्लोन रेक्टम जिसको लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट बोलते हैं। उसके बाद वो पहुंच जाता है रेक्टम में और वहां से वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है, एनल कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये साथियों याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा भाग जो है यकृत में पित्त प्राप्त करता है। यकृत का बात कर रहा है, यकृत से क्या कर रहा है, पित्त प्राप्त करने का काम कौन सा भाग करता है। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा भाग करता है। तो स्टोमक में कोई भी जो भी एंजाइम होता है वो पेप्सिन रिलीज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और इसके साथ साथ HCl, ये सारा रिलीज कहाँ से होता है, स्टोमक से रिलीज होता है। जब हम पित्त रस का बात करते हैं तो पित्त रस जो होता है वो छोटी आंत में मिलता है। कहाँ मिलता है, छोटी आंत में मिलता है। कहाँ मिलता है साथियों, छोटी आंत में मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि छोटी आंत में क्या होता है, पित्त रस जो होता है, यकृत से क्या मिलता है, पित्त रस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि का बात कर रहा है, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का आपको याद होना चाहिए कि इंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो क्या हार्मोन सीक्रेट करे। क्या सीक्रेट करे? हार्मोन सीक्रेट करे। ठीक है, हमारे शरीर में जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड ही होते हैं। जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। वो क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। वो क्या होता है साथियों? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करते हैं। तो थायराइड जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायराइड हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है, ये जान लीजिए क्या होता है, इसमें आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, और यही आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? ग्वाइटर जैसा रोग होता है, घेगा जैसा रोग होता है। ठीक है, इसी आयोडीन के कमी की वजह से। ठीक है, पीट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड होता है। ठीक है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, ये भी याद रखिएगा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH ये हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक तो बच गया क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये होगा नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एक आता है लैक्रिमल ग्लैंड। अब लैक्रिमल का अगर हम बात करें तो लैक्रिमल जो होता है वो आंख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंख के ऊपरी भाग में पाया जाता है। जो क्या करता है? आंसू बनाता है। क्या बनाता है? आंसू। अगर कोई ज्यादा रोता है तो उसका लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है? ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, मतलब वहां से आंसू ज्यादा बना रहा है। ठीक है, जब प्याज काटते हैं तो बताए थे कि उस समय भी क्या होता है? आंख से आंसू आ जाता है, तो वो यही ग्लैंड जो होता है वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्रिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट का बात कर रहा है तो आपको मुख्यतः पूछा हुआ है कि कौन सा मेनली कार्बोहाइड्रेट है। तो गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः पूछा है तो क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। चावल जो होगा मुख्यतः क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चावल जो होगा वो मुख्यतः क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है मक्का, जौ। ठीक है, तो ये मुख्यतः पूछा हुआ है, तो मुख्यतः अगर आपको टिक करना होगा तो क्या कीजिएगा? तो वो चावल को टिक कीजिएगा। किसको टिक कीजिएगा साथियों? चावल को टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में यहाँ पानी होता है, यहाँ मानव शरीर में होता है, आपको कितना परसेंट पानी के बारे में पूछा हुआ है कि हमारे शरीर में कितने परसेंट पानी होते हैं। तो वो लगभग 70% पानी जो होता है वो हमारे शरीर में पाया जाता है। लगभग 70% हमारे शरीर में पानी होता है। साथियों, ये जितना क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछा गया है, तो इससे आप रिलेट कर करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, पेलेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलेग्रा रोग है जो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि कौन सा रोग जो होता है वो किस विटामिन से। तो इससे एक क्वेश्चन हर समय पूछा ही जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा कि विटामिन B3 के वजह से पेलेग्रा होता है। क्या होता है? विटामिन B3 के वजह से पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है? विटामिन B3 के रोग। ठीक है, विटामिन ए के कमी से क्या हो जाएगा? तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। सॉरी, कलर ब्लाइंडनेस बोल दिए, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग गांव में नॉर्मल हिंदी में अगर बात करें तो क्या हो जाता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। ठीक है, यानी रतौंधी किसी को है तो उसको विटामिन ए की कमी की वजह से हुआ है। और विटामिन ए का स्रोत जो होता है वो क्या होता है? गाजर होता है। क्या होता है? मेजर स्रोत होता है वो गाजर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन डी के, तो विटामिन डी जो की कमी से क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में बोन्स होंगे वो कमजोर होने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो उसको जो होगा उसके बोन्स जो होंगे वो कमजोर होने लगेंगे। ठीक है, चलिए साथ से देखते हैं ये कहां से मिलता है हमको। तो सन लाइट से मिल जाएगा, इसीलिए इसको सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, विटामिन जो रक्त में थक्के बनाने के लिए प्रभावी होता है। ठीक है, अब आता है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनाने में, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा
अब यहाँ से विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन के जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो कौन सा और फैक्टर है जो रक्त को थक्का बनाने का बात करता है, तो वो है प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। उसके साथ साथ थ्रोम्बिन है, प्लेटलेट्स है, और ये याद रखिएगा कैल्शियम। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? रक्त को थक्का बनाने में यानी जमाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये भी जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर है, याद रखिएगा। और विटामिन का जब बात करते हैं तो विटामिन से याद रखिएगा कि विटामिन के जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी सीधी बात है, कौन सा विटामिन जो होता है वो विषों के प्रतिकारक के रूप में शामिल, अब यहाँ पे बताना है आपको कि प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन ए जो होता है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, डी जो होगा वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब अगर विष को प्रतिकारक यानी विटामिन के जो होता है वो क्या करता है? क्लॉटिंग का काम करता है। क्या करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन, ठीक है, विषों के प्रति विष प्रतिकारक जो एंटीजन बनता है उसके एंटीजन सॉरी बोल दिया, एंटीजन नहीं एंटीडॉट अगर बनता है, जो एंटीडॉट होता है वो एंटीडॉट में क्या मिलाया जाता है? विटामिन के मिलाया जाता है। क्या होता है? विटामिन के होता है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि विटामिन ए जो है वो कहाँ भंडारित होता है। ठीक है, मानव शरीर के किस भाग में विटामिन ए जो होता है वो भंडारित होने का काम यानी स्टोर होने का काम होता है। ठीक है, तो ये याद रखना होगा आपको। कहाँ होता है? तो त्वचा में नहीं होगा, फुफ्फुस में नहीं होगा, वृक्क में नहीं होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में विटामिन ए जो होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इसको सही मिलान बात करें, सही मिलान में कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज बताना होगा कि कौन सा सही मिलान नहीं है। ठीक है, बात कर रहा है रेटिनॉल का, तो रेटिनॉल से जीरोपैल्थेरेमिया होता है, ये बिल्कुल सही है। साइनोकोबालामाइन से रक्त अल्पता होता है, एनीमिया होता है, ये भी सही है। ऑर्गेनो कैल्सिफेरॉल से रिकेट्स होता है, रिकेट्स यानी ऑर्गेनोस कैल्सिफेरॉल का बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से, विटामिन टी की कमी से ये रिकेट्स भी होता है, ये भी सही है। ठीक है, अब इसका बात कर रहा है कि 1 2 ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब पूछा गया टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल जो होता है जिससे बेरी बेरी नहीं होता है, बेरी बेरी विटामिन बी1 की वजह से होता है, तो ये आपको गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो होगा वो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गेनो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? अभी बात किए ऑर्गेनो कैल्सिफेरॉल को किस विटामिन को बोलते हैं, तो याद रखिएगा विटामिन D2 D3 या B12 या अब यहाँ पे विटामिन डी का बात आ गया और डी में भी क्या D2 D3 आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको हम D1 D2 किसको D2 को मानेंगे या D3 को मानेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो आपको ये चीज जाना होना चाहिए कि विटामिन D2 जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे कह रहा है ऑर्गेनो कैल्सिफेरॉल किसको बोलते हैं, तो किसको बोलेंगे? विटामिन D2 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही सुमेल नहीं है, यानी मैचिंग जो है वो सही नहीं है किसके लिए। ठीक है, कौन सा सही मिलान है? तो विटामिन B1 जो है संतरा का बात कर रहा है, विटामिन डी जो है कॉड है, ये तो सही है, ये पूरी तरह से सही है। विटामिन ई जो होता है गेहूं अंकुरित तेल में पाया जाता है, ये भी सही है। विटामिन के का अगर हम बात करें तो ये भी अल्फा में पाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि कौन जो है वो पूरी तरह से सुमेलित नहीं है। सुमेलित का अगर हम बात करें तो एक नहीं है, जो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, या इसको आंसर क्या मान लेंगे? डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी डी बोल दिए, ई जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि संतरा जो होता है वो किसमें पाया जाता है, विटामिन सी, किसमें पाया जाता है, विटामिन सी में, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। कह रहा है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, कोबाल्ट का अगर जहां भी बात आ जाए, कोबाला एमाइन बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विटामिन B12, उसको क्या बोलते हैं, विटामिन B12, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है वो है विटामिन B12, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको क्या बोलते हैं साथियों, विटामिन B12। चलिए इंसुलिन का अगर हम बात कर रहे हैं तो इंसुलिन क्या है, तो ये बताया हुआ है पहले ही वीडियो का पहले ही जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे उसमें ये बताया था कि इंसुलिन जो है वो एक तरह का क्या है, प्रोटीन है, क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन होगा। और इंसुलिन सीक्रेट कहां से होता है, तो अल्फा सेल से सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है, तो अल्फा सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है, लीवर के अल्फा सेल से सीक्रेट होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अधिकतर एंजाइम होते हैं, अब यहाँ पे बात कर रहा है अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बारे में, प्रोटीन होगा, अम्ल होगा, क्षार होगा, या वसा होगा, या क्षार होगा, ठीक है। तो अधिकतर एंजाइम का अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि प्रोटीन होगा कि एंजाइम होगा, उसके बारे में आपको ध्यान में रहना, ठीक है। तो अधिकतर एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, सारा पूछा हुआ है पिछले क्लासों में, जो भी आपका एग्जाम हुआ था, जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसमें आपको ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से है। तो बस डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं, रीजन अब यहाँ पे डेट मेंशन टाइप करना साथ में तो उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो डेट मेंशन नहीं है, लेकिन सारा जो है वो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ, बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब कह रहा है कि जैविक झिल्ली जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, किससे बनी होती है, तो कह रहा है केवल लिपिड से नहीं, केवल प्रोटीन से तो नहीं। आपको बताया था कि लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे बना हुआ है, लिपिड मेम्ब्रेन से बना हुआ है, किससे, लिपिड मेम्ब्रेन से, ठीक है। जब हम लोग क्या एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी में क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी में आपको हम क्लास 6 के अभी साइंस पढ़ा रहे हैं, तो साइंस में ये चीज आपको पहले ही डिस्कस किया गया है। उसके साथ साथ जो एक मैराथन का क्लास कराए थे उसमें भी आपको सेल साइटोलॉजी पढ़ाए थे, सेल बायोलॉजी पढ़ाए थे, उसमें बताए थे सेल मेम्ब्रेन किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो वो बना होता है प्रोटीन और उसके साथ साथ लिपिड से। किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। और लिपिड जो होता है वो बाइलेयर, यानी ऊपर लिपिड, फिर बीच में प्रोटीन और नीचे क्या है, लिपिड, ठीक है। यानी वो बीच 2 लेयर से बना रहेगा, बीच में जो होगा वो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति में कोशिका के प्रकार और अंग के लिए क्या होगा, विशिष्ट होगा, यानी फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। अब जो जैविक सिस्टम का अगर हम बात करें, रासायनिक क्रिया और प्रक्रिया में तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ का अगर हम बात करते हैं तो कौन होता है, बैक्टीरिया होता है, एंजाइम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जैविक सिस्टम का बात कर रहा है, जैविक सिस्टम में एक चीज आपको याद होना चाहिए, जैविक सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, वो आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है, एंजाइम होता है। रासायनिक क्रिया, कभी भी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उसमें एंजाइम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से अगर हम बात करें तो कौन सा रोग होता है, वो होता है स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, और विटामिन बी के कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और अगर बात कर रहे हैं विटामिन डी की कमी से तो उसको बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। आयोडीन की कमी से आपको पता है ग्वाइटर होता है, और उसके साथ साथ
अगर हम आयरन की कमी की बात करें तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, रक्त अल्पता या एनीमिया होता है। क्या होता है, रक्त अल्पता या एनीमिया होता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गुर्दे की विकृति की बात करें तो गुर्दा का विकृति जो होता है वो एंजाइम से रिलेटेड नहीं होता है, यानी विटामिन सी से रिलेशन नहीं होता है। अगर हम बात करें श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर जो होता है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है, यानी लंग्स से रिलेटेड डिजीज होगा, वो भी विटामिन से रिलेटेड डिजीज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि विटामिन जो खट्टे फल में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। यानी अगर विटामिन का नाम बताना है जो कहाँ पाया जाए, खट्टे फलों में पाया जाता है, तो खट्टा फल में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं विटामिन सी। ठीक है, जितने भी खट्टे फल हो, चाहे संतरा हो, नींबू हो, आंवला हो, इस सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और ये क्या करता है, स्किन को स्वस्थ रखने का काम करता है, ये स्किन को स्वस्थ रखने का काम करता है। ठीक है, तो यानी क्या आंसर हो जाएगा, विटामिन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं, दूध किसका घटिया स्रोत है। अब दूध का अगर हम बात करते हैं तो दूध में आपको हम पिछले भी क्लास में बताए हुए थे कि दूध जो होता है इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, प्रोटीन के साथ में फैट भी मिलता है। फैट यानी मक्खन के तौर पे अगर हम जो मक्खन निकालते हैं वो फैट के तौर पे निकल जाता है, और इसमें प्रोटीन भी मिलता है, और उसके साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़े थोड़े मिल जाएंगे। यानी ये इसको हम एक तरह से बोले तो भरपूर स्रोत होता है सारे चीजों का इसमें। ठीक है, और इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो वो नहीं पाया जाता है वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो खट्टा चीज में यानी विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी अगर पाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, यानी पनीर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको विटामिन सी का बैड स्रोत, घटिया स्रोत जो होता है वो दूध होता है। ठीक है, प्रोटीन इसमें पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाएगा और विटामिन भी पाए जाते हैं, विटामिन ए भी इसमें दूध में पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि का अभी हम बात किए थे कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो क्या सिक्रेट करता है, थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करता है, और थायराइड हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है, तब यहाँ से पूछ रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। तो खराबी कब होगा, जब आयोडीन की कमी हो जाए। तो जब आयोडीन की कमी हो जाता है शरीर में तो क्या हो जाता है, तब होता है थायराइड ग्रंथि में कुछ प्रॉब्लम आने लगेगा, यानी उसको घेघा रोग हो जाएगा, बीमारी क्या हो जाएगा, घेघा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी। ये भी याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। इस और एक और नाम जीरोपैल्थेलेमिया भी होता है विटामिन ए के कमी के कारण। ठीक है, अगर हम बात करें कैल्शियम की कमी के कारण, तो कैल्शियम की कमी के कारण हमारे बोन्स होते हैं वो कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लोहा का कमी यानी आयरन की कमी के कारण, तो आयरन की कमी से आपको पता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, एनीमिया, यानी रक्त अरक्तता होता है। ठीक है, चलिए साथियों, एक के साथ में बहुत सारा क्वेश्चन कनेक्टेड है, तो उसको अच्छे से कंसेप्ट को याद रखिएगा, ताकि आगे जो है वो आपको एक क्वेश्चन के साथ में दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आसानी से बन जाए, उसको आसानी से समझ पाए। ठीक है, ये होता है स्मार्ट रिवीजन। ठीक है, कह रहा है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत अभी हम बताए थे साथियों की विटामिन ए का अच्छा स्रोत का माना जाए तो वो गाजर होता है। क्या होता है, गाजर होता है। ठीक है, शहद का अगर हम बात करें, शहद मिलता है किससे है, तो ये किससे मिलता है, नेक्टर से मिलता है। ठीक है, और एक किससे कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट जो नेक्टर को क्या, जो भी परागकण जो होता है, मकरकंद जिसको बोलते हैं, मकरकंद जब मधुमक्खी अंदर लेती है तो इन्वर्टेज एंजाइम के हेल्प से क्या बना लेती है, शहद बना लेती है। ठीक है, और गाजर का बात अगर हम करें तो गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। अब यहाँ पे आता है कि कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है।
तो आपको ये याद रहना चाहिए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो बी एंड सी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। अब यहाँ पे बी के अलग अलग टाइप हो जाते हैं, B1, B2, B3, B6, B12, ये आपको याद आना चाहिए, B9, ये सारा बी मतलब बी सीरीज के जितने भी विटामिन है वो सारे क्या होते हैं, पानी में घुलते हैं। उसके साथ साथ विटामिन सी जो होता है वो पानी में घुलता है, यानी ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं फैट सॉल्युबल के बारे में कि कौन सा फैट सॉल्युबल लगले देख लेते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा ADE, एडेक जिसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में आप याद रख सकते हैं एडेक। एडेक जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है, यानी वो फैट में सॉल्युबल होता है, वसा में घुलनशील होता है। लेकिन अगर हम बात करें BNC का, तो BNC जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन ए का बात कर रहा है, डी का बात कर रहा है, के का बात कर रहा है, और ये तीनों जो है वो किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एक पानी में घुलनशील का बात कर रहा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि बी और सी अगर रहता तो करेक्ट आंसर क्या रहता है, बी और सी। अगर उसमें से कोई एक भी रहता तो वो क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर वही होता है। ठीक है, कह रहा है कि खमीर का उपयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर का उपयोग के डैश के उत्पादन में किया जाता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके उत्पादन में किया जा रहा है, चीनी के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, या शराब के, या सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक का बात कर रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि खमीर क्या होता है। खमीर के बारे में अगर हम बात करें, ईस्ट का काम क्या होता है, तो ईस्ट का काम, एक चीज याद रखिएगा, ईस्ट का काम क्या होता है, तो ये फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है साथियों, फर्मेंटेशन करता है। और फर्मेंटेशन करके क्या बनाता है, ये इथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, शराब होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बनाता है, शराब बनाता है। कौन सा प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा बनाता है। कौन सा, अवायवीय श्वसन के दौरान बनाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शराब बनाने के लिए फर्मेंटेशन का प्रयोग किया जाता है, और उसमें इसका खमीर का यूज किया जाता है। और खमीर का कहाँ यूज किया जाता है, जलेबी खाते हैं आप, उसमें किया जाता है। यानी जो भी फर्मेंटेड फूड होता है उसमें खमीर का यूज किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का कहीं यूज नहीं किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है, और चीनी तो पता है, शुगर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रही कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है वो पृथ्वी पर हो रहा है कार्बन चक्र, कार्बन चक्र में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन श्वसन में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, और एक्सहेल करके इसको छोड़ किसको रहे हैं, तो वो छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी ये तो होगा नहीं। कार्बनिक पदार्थ का क्षय अगर होता है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ज्वालामुखी का उद्भेदन होगा तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का खपत होगा। ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जब होता है, प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस जब होता है, तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्या, इसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन यहाँ से मिलता है। ठीक है, यानी अगर कोई बोले कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O के साथ में मिलके क्या बना लेता है, C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज बनाता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन निकलता है और कुछ वाटर वेपर्स निकलते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज किससे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। ठीक है, अब निश्वसन का बात कर रहे हैं, श्वसन जब हम सांस लिए, ठीक है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो उसका बात कर रहा है। तो कह रहा है निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। डायफ्राम कैसा हो जाएगा उसके बारे में बात कर रहा है। डायफ्राम पाया कहाँ जाता है, तो हमारे शरीर में पाया जाता है। जो मानव के
शरीर में पाया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो एक क्या होगा, एक्सटेंड करता है, एक्सपेंड करता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ता है। क्या करता है, सिकुड़ता है। तो आपको ये बताना है कि उसका आकार जो होता है वो कैसा हो जाता है। ठीक है, कैसा आकार हो जाएगा साथियों, तो कैसा आकार हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। डायफ्राम का बात कर रहा है। डायफ्राम लंग्स के जस्ट नीचे होता है, लंग्स के निचले रीजन में पाया जाता है। अब यहां से क्या होगा, वो कैसा, निश्वसन का बात कर रहा है, तो निश्वसन में कैसा हो जाता है, गुंबद के जैसा होता है। कैसा हो जाता है, गुंबद के जैसा हो जाता है, गुंबदकार हो जाता है। लेकिन अगर कभी बोल दे कि कब तिर्यक होगा, कब समतल आकार होगा, तो उस समय आपको याद होना चाहिए कि पूरी तरह से अलग अलग कंडीशन में जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ एक्सपेंड होता है, सिकुड़ता है। ठीक है, और सांस लेते हैं तो क्या होता है, फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन आया डायफ्राम से, डायफ्राम अगर श्वसनधारी स्तनधारी का बात करते हैं तो स्तनधारी मतलब जिसके पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। किसके पास, जिसके पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड वाले क्या बात करें तो सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। कैसा, धनुषाकार होगा, चपटा होगा, नीचे धंसा हुआ रहेगा। जब श्वसन ले रहा है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तब कैसा होगा उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसके बारे में कैसा हो जाएगा, तो वो होता है चपटा की तरह। ठीक है, जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है, कैसा हो रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है। ठीक है, अगर नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं हो रहा है तब क्या हो जाएगा, जैसे जैसे फास्ट ब्रीदिंग करने लगेंगे उसका आकार क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है। जब अगर बात करें कि डॉक्टर, कोई पेशेंट होता है जिसको डॉक्टर क्या करता है, मृत घोषित कर देता है। मृत घोषित कर देता है तो उसको कैसे बताया जाएगा कि वो पूरी तरह से क्या है, मृत है। तो यहाँ पे क्या, नाड़ी गति बंद हो गई तब भी क्या मृत घोषित हो जाता है। अगर किसी, यानी जिसका पल्स रेट पूरी तरह से बंद हो गया तो वो क्या हो जाएगा, उसको भी मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। हृदय गति रुक गई तब भी मृत घोषित कर दिया जाता है। आंख की पुतलियां स्थिर और फैल गई और प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो तब भी क्या होता है, उसको हम लगभग मृत ही घोषित मान लेते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसमें कह रहा है कि उपयुक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हो। अगर तीनों एक साथ मौजूद होगा तभी क्या हो जाएगा, किसी को डॉक्टर मृत्यु घोषित कर सकता है, डॉक्टर जो होगा उसको मृत घोषित कर सकता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन में कोई एक है, जैसे हृदय गति क्या कर रहा है, काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, बाकी दो नहीं है, तब भी उसको मृत घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से डेड नहीं है, वो कोमा में चला गया है। ठीक है, क्योंकि उसकी हृदय गति जो है वो चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन साथियों, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आते हैं रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन का अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। क्या होता है, एनएरोबिक। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो आपको पता है कि यहाँ से एनर्जी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यानी जहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होगा तो उसको हम बोले वहां ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, और उसके साथ साथ एनर्जी भी, सॉरी एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो यहाँ पे एनर्जी जो होगा वो लेस मिलेगा। कैसा मिलेगा, कम एनर्जी मिलेगा, लेस एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, यानी हमारे शरीर में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंस नहीं है। अब इसका डेली लाइफ में आपको एग्जांपल बताते हैं। अगर आप लोग जिम करते होंगे या कभी भी हेवी एक्सरसाइज कर दिए तो आपके पैर में जो मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है पहले से ही। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग करने के बाद लंग्स से पूरे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा, और ब्लड के माध्यम से आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी के द्वारा जो लंग्स से मिला हुआ ऑक्सीजन होता है उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है।
जब पूरे शरीर में पहुंचाएगा ब्लड को, तो अलग अलग जगह पे जो हम खाना खाए थे, जो ग्लूकोज था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होने के बाद वहां से ऑक्सीजन के अगर प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने लगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है भरपूर मात्रा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बना लेगा, तो वो बनाता है एक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं साथियों, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मसल जो होता है वो पेन करने लगता है, और कभी कभी आपको मसल्स क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर हम बात करें प्लांट्स में कि प्लांट में कैसे होता है, तो प्लांट में जब देखिएगा जल जमाव जब हो जाता है, जल जमाव होने के बाद कुछ दिन के बाद पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जड़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, उसको जड़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो कौन सा रेस्पिरेशन करने लगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगा। तो वहां पे एनर्जी की जगह, एनर्जी तो बहुत कम मात्रा में बनेगा, लेकिन वहां पे एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या, कौन सा प्रोडक्ट, इथेनॉल। और इथेनॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा तो पौधा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है। कितने पद में CO2 का निष्पादन होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो कितने पद में होता है उसके के लिए अगर हम बात करें तो कितने, 3 पद जो होते हैं, 3 पद में क्या होता है, CO2 का निष्पादन होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको रेस्पिरेशन भी अच्छे से आ गया, रेस्पिरेशन के टाइप भी आपको पता चल गए। ब्रीदिंग का यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग किसको बोलेंगे, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे। और जब अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रहा है, उसके से क्या हो रहा है, फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। हिंदी में दोनों को श्वसन बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। अब कह रहा है शरीर की प्रतिरोधकता यानी इम्यूनिटी का बात कर रहा है, एंटीबॉडीज का बात कर रहा है, एंटीजन का बात कर रहा है। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब अगर हम बात करें एंटीबॉडीज का बात करेंगे तो वो आपको याद होना चाहिए कि किसका बारे में बात कर रहा है, तो उसके बारे में बात कर रहा है लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक एंटीबॉडी बनाता है, एक एंटीजन बनाता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनाना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? ल्यूकेमिया का बात कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। अगर किसी को ब्लड कैंसर है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया हुआ है। ठीक है, उसको क्या बोला हुआ है? ल्यूकेमिया हुआ है। अब आपको पूछा हुआ है कि ल्यूकेमिया कई प्रकार के, तो वो कौन से कणिका जो है वो रक्त कणिका कौन है, यानी सबसे ज्यादा नंबर किसका बढ़ेगा, उसके बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए कोई भी इंफेक्शन होता है हमारे शरीर में, कोई भी इंफेक्शन जब होगा तो वो याद रखिएगा आरबीसी का नंबर कब बढ़ता है, आरबीसी का नंबर कब बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं, इसका नंबर कब बढ़ेगा? तो इसका नंबर जब हम हिमालय रीजन में जा रहे हैं जहां पे क्या हो ऑक्सीजन की कमी हो, जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो वहां पे आरबीसी का नंबर जो होगा वो बढ़ता है। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का नंबर कब बढ़ेगा? जब हमारे शरीर में कोई इंफेक्शन हो, यानी कोई अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या कोई भी हर्म कार्सिनोजेनिक पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस समय क्या होता है हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं उसका नंबर क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ल्यूकेमिया का, तो ल्यूकेमिया में क्या होता है? ल्यूकोसाइट या इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका का नंबर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कोशिकाओं का अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको एक और नाम से जाना जाता है इरिथ्रोसाइट। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों 40 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में
रक्त का कुल परिणाम होता है, मतलब कितना लीटर जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य में खून पाया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कितना लीटर पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर जो लगभग लगभग वो मेल में पाया जाता है। अब यहाँ पे मनुष्य का बात कर रहा है तो 5 से 6 लीटर एवरेज, लेकिन फीमेल का अगर बात करते हैं तो कितना 4 से 5 लीटर। ठीक है, तो ये खून जो होता है वो 1 लीटर का डिफरेंस आ जाता है मेल और फीमेल में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो ये क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, तो आरबीसी, ब्लड के आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। और रेड ब्लड सेल्स में क्या, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन का नंबर जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन कैरी उतना ही ज्यादा होगा, यानी ऑक्सीजन का परिवहन जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा हीमोग्लोबिन के नंबर से। हीमोग्लोबिन का नंबर लगभग लगभग अगर नॉर्मल रेंज का बात करें तो वो 13 से 16 के बीच में रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसी का अगर 13 से 16 है तो मतलब वो क्या है, नॉर्मल रेंज में है हीमोग्लोबिन। ठीक है, फीमेल में ये हीमोग्लोबिन का मात्रा जो होता है वो कम होता है, लेकिन मेल में ये मात्रा जो होता है वो ज्यादा होता है। फीमेल में क्यों कम होता है, तो एक चीज याद रखिएगा, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ब्लड लॉस जो होता है, जिसको माहवारी बोलते हैं, माहवारी में क्या होता है, ब्लड लॉस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी जो होता है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन सा रोकता है। ठीक है, हृदय संकुचन का अगर हम बात करें, जब हृदय जो होता है वो संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, रिलैक्स का बात नहीं बोला है, यहाँ पे किसका बात बोला है, कॉन्ट्रैक्ट का बात बोला है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब कौन सा हृदय का प्रवाह को रोकने का काम करता है। तो आपको एक चीज याद रहना चाहिए कि हृदय में 2 वाल्व, कौन सा, हमारा हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर से बना हुआ होता है। 4 चैम्बर में आपको पता है कि इधर राइट आर्टरी अगर होगा तो इधर लेफ्ट आर्टरी होगा, इधर सॉरी इधर राइट वेंट्रिकल होगा तो इधर लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्व होता है, इसमें से अगर इसमें आ रहा है तो वो वॉल्व रुकता है, यहाँ पे एक वॉल्व होता है। तो ये वॉल्व क्या करते हैं, एक दूसरे को रोकने का, यानी बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। तो बैक फ्लो को रोकने का काम करता है हृदय का वॉल्व जो होता है वो रोकने का काम करता है, यानी उल्टा प्रवाह ना हो उसको रोकने का काम कौन करता है, वॉल्व करता है। ठीक है, जिसमें 2 वॉल्व पाए जाते हैं, एक होता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, और सॉरी बाइकॉस्पिड वाल्व्स को मिट्रल वाल्व्स भी बोलते हैं, और एक होता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व्स। 2 तरह के वाल्व पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, यानी वो वापस जो ब्लड आ गया है वो एंट्री फिर यानी वेंट्रिकल से फिर आर्टरी में नहीं जाएगा वापस। ठीक है, कह रहा है कि आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में संगत भी संगत होना चाहिए, यानी किसके संगत होना चाहिए, अब उसके बारे में बात कर रहा है। तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि ब्लड जो होगा वो सेम मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ए पेशेंट है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसको हम ए ही चढ़ा सकते हैं। क्या चढ़ा सकते हैं, ए चढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ एक और ओ चढ़ा सकते हैं। क्या चढ़ा सकते हैं, ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ उसको चढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ ए चढ़ा सकते हैं। किसी का बी है तो बी के साथ में हम क्या कर सकते हैं, बी वाले को बी के साथ में ओ का ओ दिया जा सकता है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो अब कह रहा है ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त प्रवाह प्रकार में बल्कि उसमें संगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो आरएच फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि होता है बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये क्या है, तो ये है आरएच फैक्टर। जो निगेटिव पॉजिटिव शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, आरएच फैक्टर। यानी अगर किसी को बी नेगेटिव का जरूरत है तो बी नेगेटिव ब्लड वाले डोनर जो होना चाहिए वो बी नेगेटिव का ही होना चाहिए। किसी को ए पॉजिटिव का चाहिए तो ए डोनर जो होना चाहिए वो ए पॉजिटिव वाला ही चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, इसमें से रक्त दाब का मापक है। रक्त दाब का अगर हम बात करें तो रक्त दाब का मापन कौन करता है, तो रक्त दाब का मापन जो होता है वो स्पेग्नोमैनोमीटर जो होता है वो करता है। ये याद रखिएगा,
यानी बीपी जो होता है, बीपी जो मापने का काम करता है, ब्लड प्रेशर जो मापने का काम करता है, वो कौन करता है? स्फेग्नोमेनोमीटर का। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट याद रखिएगा, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन अपने से बनाया गया है, ये अपना से नहीं बनाया गया। आपका जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। और ये आसान, कुछ कुछ आसान भी लगते होंगे और कुछ कुछ टफ भी लगेगा, क्योंकि बीपीएससी जैसे जैसे एग्जाम का लेवल होता है वैसे वैसे अपना क्वेश्चन जो होता है वो डिजाइन करता है। ठीक है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का अगर निर्माण का बात करें तो लिम्फोसाइट का निर्माण दो जगह, अब लिम्फोसाइट की बात कर दिया है तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में भी होता है और तीली में भी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अस्थि मज्जा में भी होता है और स्प्लीन में यानी तीली में भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो आपको ये दोनों याद रहना चाहिए कि इसमें क्या आंसर, अगर कोई परफेक्ट का बात करेगा मार्किंग करने का तो वो आपको क्या मारिएगा? वो आपको अस्थि मज्जा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का बात यहाँ दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो क्या आंसर हो जाएगा? जो आंसर होगा वो ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का संचलन में मदद करता है? रक्त संचलन का अगर हम बात करें तो रक्त संचलन में कौन सा मदद करता है उसके बारे में, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट या रक्त प्लेटलेट्स, या इसमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आपको बताना है रक्त संचरण में मदद कौन करता है, यानी रक्त का परिसंचरण कौन करता है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में अभी एक हम बात बताए कि डब्ल्यूबीसी को एक और नाम से जानते हैं लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट। ठीक है, सॉरी ल्यूकोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट अलग हो गया, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। प्लेटलेट्स तो आपको पता है, प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है कि कौन सा जो रक्त संचरण में मदद करता है, तो ये कौन कर सकता है? इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी। आरबीसी जो होता है वो रक्त संचरण में मदद करता है। यानी यहाँ से जब हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। इसका लाइफ स्पैन कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 120 दिन का। अगर कोई बोले कि ब्लड बैंक ऑफ द सेल्स, तो किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। अगर ब्लड बैंक ऑफ द सेल्स कोई बात करेगा तो किसको बोलेंगे? स्प्लीन को बोलेंगे। और हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का कलर कैसा होता है? तो लाल कलर होता है। क्यों? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। रक्त समूह का निर्धारण का अगर हम बात करें तो वो कैसे करते हैं? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, दूसरा कर रहा है डब्ल्यूबीसी या आरबीसी के संयोजन से, आरबीसी के आकार से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। रक्त समूह का निर्धारण का बात कर रहा है तो रक्त समूह का निर्धारण इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? कोई नहीं। रीजन ये है कि इसमें कोई जो है वो रक्त संचालन की स्थिति नहीं, निर्धारण नहीं करता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? डी जो होगा वो करेक्ट है। रक्त संचालन निर्धारण कैसे करता है? ये जेनेटिकली होता है। क्योंकि अगर हम बात करें जेनेटिकली इसलिए होता है कि मदर और फादर, मदर अगर बी पॉजिटिव है और फादर भी बी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? बच्चे में चांसेस जो होगा वो बी और ओ क्या चांसेस ज्यादा रहेगा। तो ऐसे ही ये जेनेटिकली निर्धारण होता है। जो मदर और फादर का जो ब्लड ग्रुप होता है लगभग मैचिंग करते हुए ब्लड जो होता है वो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप सेम होता है। ठीक है, उसी टाइप का हो जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त का अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर बात करें कि किसका ब्लड जो है वो आसानी से ले सकते हैं, सब कोई ले सकता है, लेने के लिए बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि सार्वभौमिक स्वीकार, ठीक है, देने वाला का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे लेने का बात कर रहा है कि कौन सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है। तो ए जो होता है वो ए बी जो होता है वो सबसे ले सकता है, और ओ जो है वो सबको दे सकता है। वो भी कौन सा? ओ नेगेटिव जो होता है वो सबको दे सकता है। लेकिन ए बी जो होगा वो सबसे ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ए बी के अलावा दूसरे किसी को नहीं दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। जब किसी को किडनी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसमें एक मशीन लगाया जाता है जिसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन। क्या बोलते हैं? डायलिसिस मशीन। ठीक है,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायलिसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, यानी रक्त को साफ करने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है वो है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? त्रुटिपूर्ण का बात कर रहा है तो वो होता है दांत कोशिका रक्तता में, यानी सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है, इसमें कैसा दिखाई देता है? तो ऐसे सिकल के जैसा, जो अभी गेहूं का सीजन चल रहा है तो हंसुए के आकार का जैसा दिखाई देता है या चांद के आकार का दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी आंसर हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा ब्लड में अगर दिक्कत होता होगा तो इतना याद रखिएगा कि ब्लड को दो टाइप में बांटा जाता है। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, एक टाइप को बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं ब्लड कर्पकल्स। ठीक है, अब ब्लड कर्पकल्स कितने टाइप के हो जाते हैं? तो ये 3 टाइप का हो जाता है। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और इसके साथ साथ एक आ जाता है प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा का बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें वाटर होता है, इसमें उसके साथ साथ क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है, जिसमें कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पाया जाएगा, उसके साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करें आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में, यानी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। किसमें? रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यूबीसी का नंबर कब बढ़ेगा? जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होगा तब डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कभी हम हिमालय रीजन में जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है तो आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज कर जाएगा आरबीसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।